नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जांगेड़। एक बार फिर से आपके साथ सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे सभी एक बार क्लास में आ जाएंगे, लाइव आ जाएंगे क्लास में, जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दोस्तों सभी को। सभी एंजॉय से क्लास को एंजॉय कर रहे हैं। देखो, अपन बात कर रहे थे, एक बार रिकॉल करवा देता हूँ पहले वाली क्लासों को। बालक की अपन बात कर रहे थे, जैसे कि अपन ने भिन्न भिन्न विभिन्न तरह के बालक अपन ने पढ़े हैं। बालकों के बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने आपको उपलब्ध करवाई है। किस तरह के बालक आपको देखने को मिलते हैं, किस तरह के बालक होते हैं। अगर उन बालकों की सिचुएशन या बालकों की कंडीशन ऐसी हो जाए तो उनके साथ किस तरह से अधिगम करवाना चाहिए, या इनको इनको शिक्षण पद्धति कैसी अपनानी चाहिए, किस तरह की इनकी शिक्षा होनी चाहिए, और कैसे कैसे बालक होते हैं तो उनके साथ कैसे कैसे ट्रीट करना चाहिए। एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, एक माता पिता को क्या करना चाहिए, जैसे ऐसे बालक होते हैं तो इनकी उम्र क्या होती है, इस तरह की वगैरह बहुत सारी जानकारी मैंने आपको उपलब्ध करवाई है। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पूरा कंप्लीट समझ में आएगा। एक बार कमेंट कर दीजिए, सभी वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, जल्दी से जल्दी क्लास में आ जाएंगे। बस गुड इवनिंग सभी को, जो जो ऑनलाइन आए हुए हैं सभी को गुड इवनिंग। देखिए, अब आगे बात करते हैं अपन अधिगम। आपको पता होगा, अधिगम जब एक सर पढ़ा रहे थे, हमारे जो सीनियर सर थे पीडी सोनी सर, उन्होंने अधिगम का टॉपिक स्टार्ट किया था। एक मिनट, आप पहले इसको लिख लीजिए, टॉपिक डालिए। टॉपिक है आज का अधिगम की कठिनाई है, अधिगम में पठार। थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूँ अपने आप को। चलिए, तो बात कर रहे थे अपन अधिगम के बारे में। जब पीडी सोनी सर पढ़ा रहे थे तो उन्होंने अधिगम का टॉपिक स्टार्ट किया था। अधिगम पढ़ा रहे थे वो, आपको पता होगा। बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। अभी तक यूनिट 4 की अपन बात कर रहे थे। यूनिट 4 में मैंने पहला टॉपिक पढ़ाया था बालक, कंप्लीट हो चुका है, पूरा कंप्लीट। अगर वहां से आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप मुझे बताइए। समस्या है आपको कोई, कोई भी उससे संबंधित, बालक से संबंधित, वहां की मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन भी अपन करवाएंगे। लेकिन आज की जो क्लास है ना, वो आज की एक क्लास में एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अपन दोनों के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर देंगे। 3 दिन के टेस्ट होंगे जिसमें मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा जो जो इंपॉर्टेंट थे। 2 दिन 3 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास लगेगी। आज का टॉपिक है अधिगम की कठिनाइयां, अधिगम में पठार। छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहां से एक क्वेश्चन बनता है वो आपको जानना है, बाकी इजीली समझ में आ जाएगा। आज की क्लास किसी को भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार सर बहुत ज्यादा डीप पढ़ा रहे हैं या बहुत ज्यादा हमें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, चलो। तो अपन बात कर रहे थे अधिगम के बारे में। जब पीडी सोनी सर पढ़ा रहे थे, उन्होंने अधिगम स्टार्ट किया था, कुछ बाकी रह गया था, मैं करवा दूंगा उसको बाद में। अपन अधिगम टॉपिक पढ़ेंगे तब वहां पर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसी अधिगम से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका नाम है अधिगम में पठार, अधिगम की कठिनाइयां। पठार का मतलब कठिनाइयां होता है। पठार का मतलब एक रुक जाना। पठार आ जाता है लाइफ में, बहुत सी जगह आपको पठार देखने को मिलेंगे। एक बार रिकॉल करवा देता हूं मैं आपको। यूनिट 4 अपनी चल रही है। यूनिट 4 में सेकंड टॉपिक है ये, जो आपका दिया हुआ है टॉपिक, अधिगम की कठिनाइयां, यानी कि अधिगम व पठार। ठीक है, इससे पहले जो बालक था वो कंप्लीट हो चुका है। उससे कोई रिलेटेड कोई भी समस्या हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, आपको जानकारी नहीं मिली हो, या फिर आपने ज्यादा देख लिया हो कहीं पर, तो आप मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए, मुझे सेक्शन में जाइए। और आपको अगर पुरानी क्लासेस देखनी हो हमारे इस चैनल पे, तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, जो नीचे ब्लू लाइन दिख रही है आपको नजर आ रही है, उस पर क्लिक करना। साइकोलॉजी से संबंधित, रीट से जो संबंधित जो सारी क्लास है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? मोटिव होके बैठा करो। अभी सर्दी का टाइम आ गया, बिल्कुल रजाई में बैठ जाओ, मोबाइल आगे रख लो, दूर रखो थोड़ा, इतना पास भी मत रखो आंखें खराब हो जाए आपकी। ज्यादा चपड़ चपड़ करने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ा करो आप। खाए भी जल्दी को ना, पेपर हो जब हो जाओगे, कोई दिक्कत ना हो आपको। ठीक है, चलो। आज का टॉपिक है अधिगम की कठिनाई है, अधिगम में पठार। क्या होता है पठार? मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में बताता हूँ पठार क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि लर्निंग में जब आपका सीखना रुक जाता है, ऐसी स्थितियां बन जाती है आपके लाइफ में, आपके जीवन में। जब आपकी सीखने की जो गति है ना, सीख रहा था, चलता जा रहा था, मजा आता जा रहा था, सीखता जा रहा हूँ, सीखता जा रहा हूँ, आप पहला पैर रखा, सीख लिया, दूसरा पैर रखा, फिर सीख लिया, तीसरा पैर रखा, फिर सीख लिया, गति बढ़ती जा रही है, रफ्तार तेज होती जा रही है। एकदम से आपकी गाड़ी में ब्रेक लग गया। क्या लग गया दोस्तों? एकदम से ब्रेक लग गया आपकी लाइफ में। और वो जो ब्रेक लगा है, वो ब्रेक कब तक लग सकता है कुछ पता नहीं है। 6 महीने लगा, 3 महीने लगा, 2 महीने लगा, साल भर लगा, 10 साल लगा, 20 साल लगा। तो वो जो ब्रेक लगा हुआ है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, जो गाड़ी का जो ब्रेक लगा हुआ है, वो होता है अधिगम में पठार।
आपको पता है जब आप रोडवेज बस में बैठते होंगे तो एक ड्राइवर बोलता है कि ये बस डायरेक्ट बूंदी से कोटा जाएगी, कोटा से झालावाड़ जाएगी, उसके बीच में नहीं रुकेगी, कोई भी लोकल सवारी नहीं बैठे इसमें। इसका कारण ये होता है कि जब वो गाड़ी स्टार्ट होती है तो चलती जाती है, एक स्पीड का लेवल है ना वो बराबर चलता जाता है, यानी कि उसको कहीं भी रोकने की जरूरत नहीं। जैसे ही मान लो कोई बीच में ऐसी सवारी हो जाती है जो झूठ बोल के बैठ जाता है और वो बोलता है कि भैया भैया रोक दो, मुझे यहीं उतरना है बीच में, तो वो डांटता है आपको, लड़ता है। वो क्यों लड़ता है, क्या बोलता है कि इसे बता, मना कर दिया था ना लोकल सवारी नहीं बैठने का, क्यों बैठे। पता है वो जब स्पीड जो चलती जा रही थी 9500 जो स्पीड थी वो रुक जाती है और एकदम से वो रुकना उनका क्या हो जाता है, पटाव हो जाता है। और आप पता है वो गति धीरे हो जाती है, जब जैसे ही वो रुक के फिर वापस करेगा तो ऐसा बोलते हैं कि 10 मिनट लेट हो गए, अब बस 10 मिनट क्या हो जाती है, लेट हो जाती है। और वो उसी रोडवेज बस का क्या हो जाता है, पटार हो जाता है। ऐसा ही आपका जीवन है, ऐसा ही क्या है, आपका जीवन है, जिस जीवन में आपके साथ क्या हो रहा है, अधिगम में पटार आ जाता है। जैसे मान लो ऐसी स्थितियां बन जाती है, 1 मिनट आप लिखिए। चलो, आपके जीवन में ऐसी स्थितियां बन जाती है, ऐसी स्थितियां आपके साथ हो जाएगी जब आपकी स्थिति में सीखना या आपके जीवन में सीखना क्या हो जाता है, रुक जाता है। यानी कि अगर मैं सिंपल सी बात बताऊं, सिंपल भाषा में बताऊं तो एक आप लाइफ में चल रहे हो, तो लाइफ में चलते चलते वो जो गति बढ़ रही है वो गति में क्या हो जाती है, वृद्धि रुक जाती है। और मात्रा में भी वृद्धि किसमें रुकेगी, मात्रा में। और गति में एक वृद्धि होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, मंद पड़ जाता है। और वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है सीखने का पटार। अधिगम में पटार और अधिगम की कठिनाइयां, कठिनाइयां किस किस कारण से आती है, बहुत सारे रीजंस होते हैं इनके कठिनाइयों के कारण के। उन कारणों की बात करेंगे अपन। सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो जल्दी से जल्दी। आज का टॉपिक इसी क्लास में क्लियर करवा दूंगा, इसी क्लास में समझा दूंगा, ज्यादा टॉपिक लंबा नहीं है, एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं अपन अधिगम की कठिनाइयां क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको परिभाषा बता देता हूं। देखो, ऐसी स्थिति मैंने बताया आपको जब अधिगम में पटार आ जाता है, यानी कि अधिगम में गति रुकना वृद्धि हो जाती है। सिंपल सी कोई परिभाषा है नहीं इसकी, कोई मैं आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से लिखा दूं, ठीक है। सिंपल सी भाषा में बोलेंगे सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। सीखना जब स्थिर हो जाए, क्या हो जाए, सीखना जब स्थिर हो जाए तो अधिगम में क्या आ जाता है, पटार आ जाता है। क्या आ जाता है, अधिगम में पटार आ जाता है। ठीक है, और बात करें जैसे क्या होता है कि अधिगम में अधिगम की अधिगम की मात्रा व गति में वृद्धि होना बंद हो जाए तो अधिगम में क्या आ जाता है, पटार आ जाता है। क्या आ जाता है, अधिगम में पटार आ जाता है। ठीक है, अधिगम की मात्रा व गति में वृद्धि होना बंद हो जाए, या अधिगम की जो गति है वो रुक जाती है, या इसकी जो मात्रा है वो रुक जाती है, तो ये क्या हो जाता है, यही रुकना क्या कहलाता है, अधिगम में पटार कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा, जब आपका अधिगम सीखना एकदम से रुक जाता है, सीखना की गति मंद हो जाती है, रुक जाती है, तो वो क्या कहलाती है, ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, अधिगम की कठिनाई। कठिनाई का मतलब ये है यहाँ पर कि बहुत सारे रीजंस होते हैं। कठिनाई क्या, जैसे मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया, आप पढ़ते जा रहे थे, एग्जाम पेपर चल रहा था, पढ़ते जा रहे थे, एकदम से क्या हुआ कि आप 1 महीने के लिए बीमार पड़ गए और आपने अपनी बुक्स वगैरह को छोड़ दिया, त्याग कर दिया, उनका पढ़े नहीं आप बीच में, तो वो 1 महीना क्या हो गया, अधिगम में पटार हो गया। क्या हो गया, 1 महीना अधिगम में पटार हो गया। ऐसा होता है कि जब आपको पाठ्यक्रम में ऐसा सही नहीं मिलता है, तो बहुत से बच्चे देखे होंगे जब आप 10th के बाद एग्जाम देते हैं, अच्छी परसेंटेज बनती है, लेकिन पाठ्यक्रम कहीं पर एडमिशन नहीं हो पाता है, या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, जब आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो पास नहीं कर पाते हो, तो आपका 1 साल गैप लग जाता है। वो 1 साल गैप क्या कहलाता है, अधिगम में पटार कहलाता है। क्लियरली समझ में आया, इतनी सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताऊंगा, सिंपल सा वर्ड है,
एग्जाम में किस तरह के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब देखो अधिगम में पटार कहाँ से आता है, कैसे आता है, इस चीज को समझना। देखो ये मैं आपको ग्राफ की मदद से समझाऊंगा। ये आपका ग्राफ है, ठीक है। इधर क्या है, समय चल रहा है, ठीक है। समय के साथ क्या बढ़ रही है, मात्रा बढ़ रही है, ठीक है। समय के साथ क्या बढ़ रही है, मात्रा बढ़ रही है। ये समय चलता जा रहा है, ये इधर मात्रा बढ़ रही है, ठीक है। अब आप यहाँ पर खड़े हो, जीरो पर खड़े हो, ठीक है। कहाँ पर खड़े हो, जीरो पर। ग्राफ बढ़ेगा यानी कि आप सीखते जा रहे हो, लाइफ में जीवन में बढ़ते जा रहे हो। इस तरह से बढ़ोगे, यहां से बढ़ो, यहां पर रुके, फिर आपका सीखना और तेज हुआ, आप सीधा सीखते जा रहे हो, तेज बढ़ता जा रहा है ना। लेकिन अब क्या हुआ कि पटार आ गया। पटार आने का मतलब उसको कैसे दर्शाते हैं, जब पटार आ जाता है तो आप इस तरह से लाइन दर्शाओगे। क्यों हो गया, क्योंकि ग्राफ रुक गया है। अब वापस एक महीना, ये मान लो 2 साल रहा, 3 साल रहा, एक महीना रहा, आप रुक गए, आपका पटार आ गया अधिगम में। फिर वापस आपने क्या करा, तैयार हो गए, आप स्वस्थ हो गए, अच्छा फील कर रहे हो, अब आप वापस सीखने के लिए बढ़ रहे हो, और आपका फिर से अधिगम क्या हो गया, फिर अधिगम का पटार रुक गया और आप गति कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ से दर्शाते हैं। अब आपको एग्जाम में किस तरह से पूछा जाएगा ये देखना। ये जो यहाँ पर डबल कोमा में लगा दिया मैंने, एग्जाम में आपको ये डायग्राम भी मिल सकता है, वहां पे पूछा जा सकता है कि जो इन्वर्टेड कोमा में जो ये जगह दिखाई गई है, ये आपसे क्या दर्शा रहा है। तो आपको क्या लिखोगे, अधिगम में पटार। अधिगम में पटार, ये वाली चीज बता रहा हूं मैं यहाँ पर। ये वाली चीज क्या है, अधिगम में पटार है, ठीक है। मात्रा बढ़ती जा रही है, अधिगम में पटार। इस तरह से ग्राफ रिलेटेड करोगे आप, ठीक है। क्लियर आया समझ में। इस तरह का आपको ग्राफ देखने को मिलता है अधिगम के पठार में। देखो समझ में आ रहा है ना। यहाँ से व्यक्ति की गति बढ़ रही है, मात्रा बढ़ती जा रही है, ये मात्रा है, गति है। गति बढ़ती जा रही है, समय के साथ बढ़ता जा रहा है। एक समय ऐसा आया जब रुक गया, लाइफ में बढ़ गया, रुक जाता है, उसका जीवन रुक जाता है, पढ़ाई छूट जाती है, सीखना रुक जाता है। फिर वापस लाइफ में मात्रा और वृद्धि होती जा रही है, गति में वृद्धि होती जा रही है, और वो समय के साथ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, ये कहलाती है अधिगम में पठार कहलाता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, क्लियरली समझ में आया सभी को। यहाँ से सीखना जब स्थिर हो जाए, स्थिर का मतलब रुक जाए, सीखना जब रुक जाता है तो अधिगम में क्या कहते हैं, उसको पठार कहते हैं। अधिगम की मात्रा, अधिगम की गति में वृद्धि होना बंद हो जाए तो अधिगम में क्या आ जाता है, पठार आ जाता है, ठीक है ना। आया ना समझ में यहाँ तक सभी को, क्लियर है। अब वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो, बस आप समझ में आ जाए ना तो एक बार टिक कर दिया करो, और जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लाइव आने की कोशिश किया करें एक तो, ठीक है। नाइट को क्लास चल रही है, मॉर्निंग से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है नाइट को, अच्छी बात है। आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, रीट की वैकेंसी जल्दी आ सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को कुछ भेजोगे तो क्लासें देख पाएंगे, आपके भी नए दोस्त बनेंगे, हमें भी खुशी होगी, ठीक है। अपने चैनल के लिए करते रहिए, ऐसे आगे बढ़ते रहिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताता हूँ क्या करना है। लिख लिया, चलो देखो। अब अधिगम में पटार आ गया आपके जीवन में। किसकी बात कर रहे हैं, आपकी बात कर रहा हूं मैं। अब अपन आपको लेके चलते हैं, मैं आपको लेके चलता हूं। आपके लाइफ में क्या हुआ कि अधिगम में पटार आ गया, आपका जीवन रुक गया। अब इसके क्या क्या कारण होते हैं, अधिगम के पटार जो आते हैं इसके क्या कारण, अरे भाई किसी न किसी कारण से तो आते हैं, कोई रीजन तो होंगे, कोई प्रॉब्लम तो आ गई होगी, तभी तो जो अधिगम करता जा रहा था वो क्यों हो गया, क्या गरीबी आ गई, गरीबी के कारण क्या सीखना रुक जाता है, नहीं। क्या कारण बताऊंगा मैं आपको, बहुत सारे आपको कारण बताऊंगा कि अधिगम के सीखने के क्या क्या कारण है, ठीक है। चलो बात करते हैं कारण के बारे में। एक परिभाषा लिखाऊंगा सबसे पहले तो आपको कारण की कि क्या क्या कारण हो जाते हैं इसके, ठीक है। किसी ने कहा है, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अधिगम में पटार तब बनते हैं जब जब व्यक्ति एक अवस्था से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में
प्रवेश करता है। क्या है? अधिगम्य पठार तब बनते हैं जब व्यक्ति एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। अवस्था का मतलब क्या है? जैसे मान लो एक अवस्था थी उसकी 16 साल की थी, और जब वो 17 साल में जाता है, यानी कि क्लास भी उसकी चेंज हो जाती है, और सीखने को बहुत ज्यादा चेंजेस करना पड़ता है लाइफ में। देखो, मैं ये नहीं कह सकता कि लाइफ में जो बालक जो 15 साल का सीख रहा था, 15 साल में जो सीखते जा रहा था, वो बाद में 25 साल का व्यक्ति भी वैसे ही करे जैसे 15 साल का। तब अपन उसको कहते हैं कि सीखा नहीं, क्या तुम्हें ज्ञान नहीं है, कि बिल्कुल भी क्या बालक की तरह बना हुआ है। तो वो जो सीखना होता है वो अपने आप चेंज होता जाता है। लेकिन जब वो रुक जाता है किसी कारण से, तो वो कारण होता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करना। जैसे 10 से 11 में आना, और वो जो 10 से 11 आता है तो सब्जेक्ट बदल जाते हैं, टीचर बदल जाते हैं, स्कूल बदल जाता है, बहुत सारी चीजें बदल जाती है, वातावरण का फर्क आ जाता है, और वातावरण के कारण ही उसका सीखना क्या हो जाता है, उसमें पठार आ जाता है। वहां पर अध्यापक मिलते हैं, अध्यापक से समायोजन नहीं कर पाता है, अभिप्रेरित नहीं हो पाता है, और वो कारण बन जाता है उसका सीखने का। क्लियरली समझ में आ रहा है जो मैं आपको बोल रहा हूं, जो आपको समझा रहा हूं, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर ज्यादा थॉट का, समझने का, और मैं जो बोल रहा हूं उसका ध्यान ज्यादा रखना, ठीक है? ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, अब कुछ भी नहीं है, बस हो गया, अब तो कुछ भी नहीं है। अधिगम्य पठार तब बनते हैं, ये किसने कहा था, इसकी परिभाषा मैं बता देता हूं। ये किसने कहा था? नाइट ने ये परिभाषा बताई थी। और इनके साथ ही एक और व्यक्ति थे, उन व्यक्तियों का कम नाम आता है, लेकिन नाइट का आपका ध्यान रखना है, ठीक है? क्या नाम है उसका? नाइट। अधिगम में पठार तब बनते हैं जब व्यक्ति एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। नाइट और रेक्स, एक और नाम आता है रेक्स, वह, ठीक है? ये क्या हो गया? परिभाषा हो गई। और इस परिभाषा से आप समझ भी गए होंगे कि पठार क्यों आ जाते हैं, और मैंने आपको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करने का कारण भी बता दिया है। अभी बहुत सारी चीजें और क्लियर हो जाएगी, बहुत सारे कारण मैं आपको समझाऊंगा, वो कारण आप समझ लेना। अब कुछ कारण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कुछ कारण। कुछ कारणों के कारण अधिगम में, यानी कि सीखने में रुकावट आ जाती है, सीखने में पठार आ जाता है। क्या क्या कारण है, उन्हें के कारण की बात कर लेते हैं। पहले आप इस परिभाषा को समझें, ठीक है? परिभाषा सभी को समझ में आई? इस परिभाषा में बहुत कुछ छुपा हुआ है, जो कारण आगे बताऊंगा मैं उसमें भी छुपा हुआ है, ठीक है? सब कुछ समझ में आई? आगे बढ़े अपन, चलो मिटा देता हूं इसको, फिर अपन कारण की बात करते हैं। ये तो एक मनोवैज्ञानिक की परिभाषा थी, जिसके माध्यम से मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं टॉपिक की, न्यू टॉपिक की, जिसकी है अधिगम में पठार बनने के कारण, ठीक है? अधिगम में पठार बनने के कारण क्या क्या कारण हो सकते हैं, उन कारणों की बात करते हैं, ठीक है? पहले कारण की अपन बात करेंगे यहां पर, विद्यार्थी संबंधी कारण। इसका क्या मतलब है? कि विद्यार्थी संबंधी कारण, यानी कि खुद विद्यार्थी जिम्मेदार होता है, खुद विद्यार्थी भी जिम्मेदार होता है कि उसके सीखने में क्या आ जाता है, पठार आ जाता है, एक स्थिर हो जाता है। क्या क्या कारण होते हैं विद्यार्थी की, आगे बात करेंगे, पहले इसको समझिए, ठीक है? दूसरा, अध्यापक संबंधी कारण। बहुत से बच्चों ने, जो कारण बता रहा हूं मैं, उसमें बहुत से कारण ऐसे पड़े होंगे कि जैसे वातावरण से संबंधित कारक, स्वास्थ्य से संबंधित कारक, मानसिक से संबंधित कारण, ये भी एक टॉपिक है, ये भी है, एक रीजन है। लेकिन मैं वो रीजन इन्हीं में लिखा दूंगा आपको, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कि सर क्या क्या कारण होते हैं। देखो अभी क्या ऐसा नहीं है कि क्या अध्यापक को अपने शरीर का ध्यान नहीं रखना चाहिए? क्या उसकी मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए? क्या उसकी शारीरिक स्थिति सही नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्या विद्यार्थी की नहीं होनी चाहिए मानसिक स्थिति सही? क्या स्वास्थ्य की स्थिति सही नहीं होनी चाहिए? क्या शारीरिक स्थिति सही नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो वो सब चीजें तो इसमें आ गई, ठीक है? अध्यापक संबंधी कारण, यानी कि अध्यापक भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं कि विद्यार्थी का जो जीवन है उसमें अधिगम में पठार आ जाता है, ठीक है? दूसरा, विषय वस्तु संबंधी कारण। विषय वस्तु संबंधी कारण। विषय वस्तु क्या होता है? अरे भाई सिलेबस, आपका जो सिलेबस है ना, वही विषय वस्तु है। उस विषय वस्तु को ही बोलते हैं सिलेबस। अब आप क्या करते हो कि देखो बहुत से बच्चे रहते हैं, पुलिस का कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे, कैसे तैयारी कर रहे होंगे?
एक किताब लेके आ गए भाई, अरे लक्ष्य की किताब ले आएंगे और लक्ष्य की किताब को पूरी पढ़ लो। और उधर क्या है, सिलेबस देखा ही नहीं। अरे लेकिन भाई साहब है ना, ये बात ध्यान रखो करो कि है ना, जो गाइडें होती है ना वो पृष्ठ बदलता है, अंदर के पेज नहीं बदलते उनमें। वो क्या पागल थोड़े ना है, वो सिलेबस तो सभी का एक ही जैसा होता है। तो मेरा ये कहना है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा, जो आरपीएससी के द्वारा जो रिलीज होता है जो सिलेबस, उसको एक बार देख ले, जांच ले, परख ले, और उसको साथ लेके बैठा करें। उसको पढ़ते टाइम हमेशा साथ लेके बैठा करें। ज्यादा ज्ञानी बनने की कोई भी जरूरत नहीं है किसी को भी। हमेशा है ना अपने आप को ये दिखाना चाहिए कि यार नहीं 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 नहीं, मैं कर तो लूंगा, लेकिन ज्ञानी नहीं बनना है कभी भी। होशियारी नहीं दिखाना कभी भी आगे होगे। जो होशियारी दिखाएगा वो सबसे ज्यादा पीछे जाता है। ठीक है। वो से पढ़ते हैं। मैंने एक चीज देखी है कि जो गवर्नमेंट में जो सिलेक्शन होते हैं ना, उसका तो रीजन कहीं ना कहीं पढ़ाई है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। पढ़ाई तो सभी करते हैं। भी पता नहीं रात में 12 12 2 2 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं, दिन भर पढ़ते रहते हैं। छत आ गई, धूप आ गई, अब तो छत पे बैठे पढ़ते रहेंगे। लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता, और उनका हो जाता है जो 2 2 3 3 घंटे पढ़ते हैं। एक ट्रेंड होता है, एक ट्रेजेडी नहीं होनी चाहिए लाइफ पे कि उसके साथ ये ट्रेजेडी हो गई। मैंने बताया था ना कहीं कारण है उसका सिलेक्शन कहाँ, सेंटर कहाँ आ जाता है, और सेंटर देने, पेपर देने कहाँ जाता है, और फिर वो ऐसी तैयारी करता है कि वो ट्रेजेडी हो जाती है उसके साथ। जो एक मैनेजमेंट बिठाना होता है ना, एक तरीका होता है कि किस मैं पढ़ क्या रहा हूँ, ये भी ध्यान होना चाहिए। पढ़ क्या रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पढ़ रहे हैं ना। पुराने पेपर हमेशा साथ रखे बैठे, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बहुत सारी अथाह जानकारी रखनी चाहिए, और उसमें एक लेवल का पता लगाना चाहिए कि यार किस लेवल का क्वेश्चन है, अगली बार क्या आ सकता है। इस तरह से तैयारी करके बैठे और आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। विषय वस्तु संबंधी कारण, विषय वस्तु कहीं नहीं कारण होता है, विषय वस्तु अच्छा नहीं होता, या विषय वस्तु, सिलेबस के बहुत सारे कारण है, अभी मैं आपको आगे लिखाऊंगा। सिलेबस के बहुत अधिक कारण होते हैं, जिसके कारण क्या आता है कि उसके जीवन में पटा रह जाता है। ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया संबंधी कारण, उसकी शिक्षण प्रक्रिया सही नहीं हो पाती। शिक्षण प्रक्रिया संबंधी, प्रक्रिया संबंधी कारण। शिक्षण प्रक्रिया मतलब जो शिक्षण कर रहा है वो प्रक्रिया सही नहीं हो पाती, और उसके अधिगम में क्या जाता है, पटावा जाता है। चौथा वेरी इंपॉर्टेंट, वातावरण संबंधी कारण। वातावरण संबंधी कारण, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वातावरण। एनवायरनमेंट सही नहीं बन पाता है, एनवायरनमेंट बदल जाता है। पहले किस वातावरण में था, अभी किस वातावरण में आ गया। पहले कौन से वातावरण में पढ़ाई हो रही थी अच्छे से, अभी वातावरण में पढ़ाई नहीं हो रही। सिटी बदल जाती है, शहर बदल जाता है, गांव बदल जाते हैं लोगों के। तो वो अधिगम में थोड़े टाइम के लिए क्या आ जाता है, पटाव होता है, पटाव आ जाता है। वो समायोजन नहीं कर पाता है वहाँ नए शहर में, नए लोगों के साथ, नए टीचर के साथ, नए स्कूल के साथ। समायोजन नहीं कर पाता है, एडजस्ट नहीं कर पाता है, अभिप्रेत नहीं हो पाता है वहाँ के लोगों से। तो वो थोड़े टाइम के लिए क्या जाता है, उसके जीवन में पठारा जाता है। ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कारण है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, एक एक लाइनें, दो दो तीन तीन जो भी लाइनें होगी मैं बताऊंगा आपको। विद्यार्थी संबंधी कारण, अध्यापक संबंधी कारण, विषय वस्तु संबंधी कारण, शिक्षण प्रक्रिया संबंधी कारण, वातावरण संबंधी कारण। ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक को पढ़ते चलेंगे, मैं कारण दिखाते चलूंगा आपको। ठीक है। ठीक है, लिख लिया सभी ने। चलो बात करते हैं विद्यार्थी संबंधी कारण। ज्यादा देखो आप समझने की, इसमें बहुत सारे कारण होते हैं विद्यार्थी के जीवन में। विद्यार्थी संबंधी कारण बहुत सारे होते हैं जिसके कारण नहीं होता। ठीक है। पहले जैसे मैं लिखाऊंगा इच्छा शक्ति। देखो सीखने की क्या होनी चाहिए, एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, शक्ति तेज होनी चाहिए, सीखने की ललक होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। पढ़ते तो सही है लेकिन लगन ही नहीं है। एक जज्बा होना चाहिए किसी भी, मैं करके रहूंगा, मैं जो करना ही है, मुझे लगना ही है बस। तो इच्छा शक्ति होना बहुत जरूरी, तभी आप उस चीज को क्या करोगे, सीख पाओगे। नहीं तो आप पटा रह जाएगा, मतलब कमजोर पड़ गई। अगर आपकी इच्छा शक्ति कमजोर होगी, मंद हो गई, तो आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है। इसके बाद बात करें बुद्धि। बुद्धि कमजोर नहीं होनी चाहिए, बुद्धि क्या होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए, इच्छा शक्ति तेज होनी चाहिए। ठीक है। और बात करें अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेट होता रहना चाहिए, वीडियोस वगैरह देखते रहना चाहिए, मोटिव होना चाहिए। कोई आदमी अपने से सीनियर आ गया, उसके बारे में जानकारी लेनी है, उससे पूछते रहना चाहिए, डिस्कस करते रहना चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, पूछ लेना चाहिए। एक वीडियो आया था बहुत ही अच्छा, उसमें बार बार ये व्यक्ति वही बोल रहा था कि पूछ ले, किसी से पूछ ले, जान ले। अरे पूछ लेना, कोई भी काम कर रहा है एक बार पूछ ले, एक बार पूछ ले, एक बार पूछ ले, बार बार यही बोल रहा था कि पूछ लेना चाहिए, अभी प्रेरित होना चाहिए। ठीक है।
परिपक्वता नहीं आती, बहुत बार ये कारण भी होता है कि परिपक्वता, मैच्योर नहीं होता, मेच्योरिटी नहीं आती, तो वो का उस एज में वो कार्य तो कर रहा है लेकिन मेच्योरिटी नहीं है, ठीक है, ये भी कारण होता है। अवधान की कमी हो जाती है, बताया था अवधान का मतलब क्या होती है, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। दूसरा अभिप्रेरित हो गया, अभिप्रेरण, अभिप्रेरणा, ठीक है, अभिप्रेरणा हो गया। और उसके बाद आदत, बहुत बार अच्छी आदतें रखनी चाहिए, आदत की कमी, आदत होनी चाहिए, सीखने की आदत होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए, ठीक है। और बात करें अभिवृद्धि हो गई, वृद्धि होनी चाहिए, अभिवृद्धि। ये सब कारण क्या है, विद्यार्थी संबंधी कारण है, ठीक है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एक एक समझा देता हूँ फिर से। वृद्धि, उसमें बुद्धि अच्छी, सॉरी वृद्धि नहीं बुद्धि है, बुद्धि होनी चाहिए, यानी कि बौद्धिक विकास, इसको एक और वर्ड बोल सकते हैं अपन, बौद्धिक विकास, ठीक है। विकास कैसा होना चाहिए, तेज होना चाहिए, बुद्धि कमजोर नहीं होनी चाहिए, मंद नहीं होनी चाहिए, बुद्धि का प्रयोग करते रहना चाहिए, एक दिमाग लगाते रहना चाहिए, बहुत ज्यादा दिमाग लगाते रहना, बुद्धि तेज होती जाएगी अपने आप। ये बादाम खाने से नहीं आती कोई बुद्धि, बुद्धि पढ़ते रहोगे, पढ़ते जाओ। मैंने एक चीज देखी है कि जो बच्चे गवर्नमेंट में सिलेक्शन अधिकतर उन लोगों का हो रहा है जो 50 से 60 के एवरेज के होते हैं, क्योंकि एक लगन हो जाती है उनमें, एक दुख होता है, एक दर्द छुपा होता है एक गवर्नमेंट का, कि मेरे माता पिता ने ये देखा है, मेरी माँ कैसे रहती है, हमारा घर कैसा है, ये सब सारी चीजें होती है। और वो सबसे ज्यादा जो इंटेलिजेंट होता है, जो अच्छा होता है, वो बहुत बार इन चीजों से पिछड़ जाता है और सिलेक्शन ही नहीं ले पाता है। वो होशियारी दिखाते रहता है, नहीं मैं छोटी जॉब क्यों करूँ, बड़ी करूंगा, बड़ू करूंगा, बड़ा करूंगा। अरे भाई पहले जो आ रहा है उसको तो ले ले, उसके बाद करते रहना। ये तो है ही नहीं कि ड्रीम खत्म कर रहे हैं, आपका ड्रीम खत्म नहीं होता कभी भी, ठीक है। ड्रीम एक न एक दिन पाल हो गया, आप जरूर हासिल करोगे उसको। लेकिन उस ड्रीम को पाने के लिए जहां तक आपको सफर तय करना है, वो सफर के लिए गाड़ी तो चाहिए, पहिए तो चाहिए ना आपको वहां तक जाने के लिए, तो वो पहिए होती है छोटी जॉब। आप छोटी जॉब करोगे तो एक दिन बड़ी जॉब जरूर हासिल कर लोगे। गूगल का सीईओ बने या एचओडी बनता है ना कोई भी, तो कभी भी डायरेक्ट एचओडी की पोस्ट पे नहीं जा पाता है, पहले वो टीचर भी रहता है। छोटी छोटी स्कूल में पढ़ाया होगा उसने, केमिस्ट्री का एचओडी बनता है, मैथ्स का एचओडी बनता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट संभाला है, आज 50 टीचरों को संभाल रहा है आज। तो क्या डायरेक्ट उसको दे देते हैं क्या, भाई आज आ जाओ, आपकी एचओडी की पोस्ट निकली है, भरो। उसमें आवेदन भरते हैं तो उसमें क्वालिफिकेशन यही मांगते हैं कि कितने साल पढ़ाया, 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10-20 साल का एक्सपीरियंस है, 30 साल का एक्सपीरियंस है, वो लोगों को एचओडी बनाया जाता है। कोई बड़ी सीईओ बनता है तो वो क्या डायरेक्ट बन जाता है क्या, उसकी क्वालिटी क्वालिटी देखी जाती है, एग्जाम हुए, इंटरव्यू वगैरह ऐसे होते हैं कि हाँ पहले जॉब किया होगा उसने, छोटा जॉब भी किया होगा, और आज कहाँ पर है, वहां पर है, ठीक है। इस तरह से आप मोटिव होते रहा करें। बुद्धि का विकास, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा होनी चाहिए, ठीक है। परिपक्वता आनी चाहिए, अवधान की कमी नहीं होनी चाहिए, यानी कि ध्यान केंद्रित होना चाहिए। अवधान भी बहुत सारा कारण है। अभिप्रेरणा, आदत, बुरी आदत लग जाती है दोस्तों को, बुरी आदत के कारण बीच में कई बार गलत दोस्त बना लेते हैं, तो वो सीखना अच्छा था, इंटेलिजेंट था, गलत दोस्त बन के घुमा फिराने ले लगे, घुमाते हैं, रोज घुमाते हैं, ऐसे ले जाते हैं, गलत जगहों पे ले जाते हैं, गलत आदत हो जाती है, तो सीखना कम हो जाता है, बुद्धि अभिवृद्धि वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। ये कुछ कारण है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं नहीं कहूंगा कि इतना इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थी संबंधी कारण, ऐसा एग्जाम में जब आप ऑप्शन देखोगे ना, तो अपने आप ही पता लगा लोगे कि हाँ ये पठार का कारण हो सकता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब तक फिर मैं अपन बात करते हैं अध्यापक संबंधी कारण की। मिटा दूं, चलो। अब बात करते हैं अपन अध्यापक संबंधी कारण की, वही चीजें अध्यापक संबंधी कारण दूसरे में भी, सिंपल सिंपल सी चीजें। ऐसा समझो कि बस लिखाना पड़ रहा है मुझे तो। अध्यापक संबंधी कारण, ठीक है। अध्यापक संबंधी कारण, देखो, सबसे पहली बात, अध्यापक संबंधी कारण योग्यता होनी चाहिए उसमें, अध्यापक में ऐसा नहीं है कि बस योग्यता ही नहीं है, अच्छी चीजें जानता ही नहीं है, आर्ट्स का तो सब्जेक्ट ले रखा है और पढ़ा क्या रहा है, विज्ञान पढ़ा रहा है, योग्यता ही नहीं है। पहले उस चीज के बारे में डिस्कस करो, हाँ 5-6 साल उसने बिताए हो, चाहे आर्ट्स का हो चाहे साइंस का हो, साइंस का सब्जेक्ट हो, कैसा भी सब्जेक्ट हो उसके बाद, लेकिन योग्यता होनी चाहिए उसमें, उसका एक्सपीरियंस देखना चाहिए, हाँ कितने साल पहले उसने पढ़ाया है। योग्यता देख कर ही उस टीचर को, विद्यार्थी को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो कमी हो जाती है कि अध्यापक सही नहीं पढ़ पाते, योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए,
मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, पाठ अच्छे से क्लियर होना चाहिए, उसका जो पढ़ा रहा है वो अच्छा सा याद होना चाहिए, पाठ अच्छे से क्लियर हो। यानी कि बहुत बार क्या होता है कि टीचर पढ़ाता तो है लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं। यानी कि टीचर का पढ़ाना और बच्चों का समझना दोनों, मैं ये मानता हूँ कि हर स्टूडेंट के लिए वो टीचर बेस्ट होता है, चाहे उसको आता कुछ भी नहीं हो, लेकिन हर स्टूडेंट के लिए वही टीचर बेस्ट होता है जो वो पढ़ा रहा है वो समझ में आ जाए बस। टीचर कितना भी ज्ञानी हो, कितनी भी डिग्री उसने ले रखी हो, पता नहीं विदेश में पढ़ के आया हो, कुछ भी हो, लेकिन एक स्टूडेंट को हैंडल नहीं कर पा रहा है, एक स्टूडेंट को समझा नहीं पा रहा है अपनी बात को, तो वो कैसा टीचर है? वो बेस्ट टीचर हो ही नहीं सकता। वो बच्चों को समझ ही नहीं पाएगा, बच्चों को सिखा ही नहीं पाएगा। तो ये कारण भी होता है, ठीक है। संवेगात्मक स्थिति सही होनी चाहिए, यानी कि संवेगात्मक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। संवेगात्मक स्वास्थ्य का मतलब संवेगों पर नियंत्रण होना चाहिए, ठीक है। बच्चे को डांटना नहीं चाहिए, बच्चे को हमेशा इस तरह से हैंडल करना चाहिए कि हाँ इसकी प्रॉब्लम क्या है और उसको मुझे कैसे समाधान करना है। अगर माता पिता को बताना है तो उसको प्रॉब्लम पहले ऐसी देखनी चाहिए कि हाँ ये माता पिता को बताने की जरूरत है। जैसी समय के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसको डंडे से मारने लगे। छोटी सी बात उसने जैसे मान लो जिज्ञासा रखी, कोई चीज पूछ ली और उसको ऐसा डांटा कि वो जिंदगी में कभी पूछ ही नहीं पाएगा, तो उसको क्या हो जाएगा, अधिगम में पटा रह जाएगा, वो सीख ही नहीं पाएगा आगे, ठीक है। और दूसरी बात, मानसिक स्तर, सॉरी सामाजिक स्तर होना चाहिए, सामाजिक से जुड़ा होना चाहिए, ताकि बाहर की बातें भी बताता रहे, अंदर की बात भी बताता रहे, बाहर क्या हो रहा है, कैसे आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, आपको कौन से समाज में जाना है, समाज की संस्कृति क्या क्या है, ठीक है। समय पाबंद होना चाहिए, समय पाबंदी होना चाहिए, यानी कि एक तरह से डिसिप्लिन वाला होना चाहिए। जो टीचर है वो डिसिप्लिन होना चाहिए, समय पर आता है, समय पर जाता है, बिल्कुल टाइम से पहले आ जाता है। बहुत बहुत से टीचर ऐसे होते हैं जो स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में ही ट्यूशन लगा देते हैं, वहाँ के बच्चों को पहले बुला लेते हैं। जैसे 10 बजे का स्कूल है तो 8:30 बजे बुला लेते हैं, 1 घंटा पहले पढ़ा लेते हैं सिलेबस को जल्दी करवाने के लिए। इतनी मेहनत करते हैं बहुत से टीचर तो, और बहुत से तो 10:30 का टाइम होते 12 बजे आते हैं। तो वो समय का पाबंदी होनी चाहिए, मतलब समय, वो बोलते हैं ना एक वर्ड की समय का डिसिप्लिन होते हैं, समय से आना, सही समय पे जाना, ऐसा होना चाहिए लाइफ में। ऐसा बोलते हैं, ऐसी चीज बताई गई है कि जो व्यक्ति समय को सीरियसली नहीं लेता, या समय पर नहीं पहुंच पाता, या समय का सदुपयोग नहीं कर पा रहा है, तो वो जिंदगी में कभी बड़ा आदमी नहीं बनेगा, या बड़ा काम करने के लिए उसका जन्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप चीज। और अध्यापक के संबंधित कारण योग्यता होनी चाहिए, मानसिक शारीरिक पाठ अच्छे से आना चाहिए, संवेगात्मक स्वास्थ्य, सामाजिक स्तर, समय पाबंद, और चरित्र अच्छा होना चाहिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। और शिक्षण व्यवसाय, शिक्षण व्यवसाय होना चाहिए, यानी कि शिक्षण, उसका व्यवसाय शिक्षण ही होना चाहिए। अध्यापक है यानी कि पढ़ाता ही है बस, ऐसा नहीं है कि मंडी में काम करता है और वो पढ़ाने आ रहा है आपके वहाँ, तो मंडी को संभालेगा या पढ़ाई बच्चों को संभालेगा। एक है रोडवेज का कर्मचारी है और वो ट्यूशन भी पढ़ा रहा है, तो फर्क पड़ता है। वो थोड़ा सा, आप पढ़ा तो लेगा, वो ये नहीं कह सकते अपन कि पढ़ा नहीं सकता, पढ़ा लेगा, बच्चों को भी समझा देगा, लेकिन वो टाइम नहीं दे पाएगा आपको पूरा। जब उसका टाइम वो दूसरी जॉब का आ जाएगा तो वो वहां पर ध्यान देने लग जाएगा, वहां पर लगाने लग जाएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अध्यापक से संबंधित कारण आपको समझ में आए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं। ये हुआ दूसरे कारण की, आपको अच्छे से समझ में आया। देखो इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है, समझ में आ जाना चाहिए सभी को, ठीक है। तीसरे नंबर की ओर बात करते हैं, विषय वस्तु संबंधी कारण। विषय वस्तु संबंधी कारण का मतलब ये है कि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में इंटरेस्ट आना चाहिए। जैसे आपने बहुत सारे कंपटीशन दिए होंगे, तो आप क्या देखते हो, सिलेबस देखते हो, उसका सिलेबस देखते हो, मजा आता है, अरे हाँ ये तो मुझे पढ़ रखा है, मैंने पढ़ रखा है, मैंने देख रखा है, अच्छा है, मेरे पास नोट्स भी अवेलेबल है, तो मजा आता है तैयारी करने में। एक सिलेबस आप नेट का देखना, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, जब तक आप तैयारी नहीं करते सिलेबस भी समझ में नहीं आता। तो सिलेबस होना बहुत जरूरी है। रेलवे का सिलेबस देखते हो और उसी में एसआई का सिलेबस देखते हो, तो आपको बहुत ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा लॉन्ग सिलेबस है, पूरी जानकारी दे दी, मुझे नहीं हो पाएगा, मुझसे क्लियर नहीं होगा, छोड़ दो, नहीं छोड़ो उसको।
अधिगम में पठार नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो विषय वस्तु संबंधी, विषय वस्तु कैसा होना चाहिए, विषय वस्तु का स्वरूप अच्छा होना चाहिए। कारण होता है उसका स्वरूप कैसा है, उसकी भाषा शैली समझ में आ जाना चाहिए। राजस्थान में हो आप, विषय वस्तु देख रहे हो, सिलेबस आपने देखा, यूपी का सिलेबस देख रहे हो, पंजाब का सिलेबस देख रहे हो आप, और उसमें क्वालिफिकेशन मांग ली कि हाँ पंजाबी लैंग्वेज आ जानी चाहिए, तो आप क्या देखते हो, ये तो फॉर्म भरना ही बेकार है, मैं तो फॉर्म ही नहीं भर सकता, क्योंकि ये तो पंजाबी भाषा मांग रहा है। यानी कि एक एग्जाम 30-40 क्वेश्चन उसमें कैसे आएंगे, जो पंजाबी भाषा में आएंगे, तो आप कैसे कर पाओगे उसको। तो भाषा शैली अपने अनुरूप होनी चाहिए, ठीक है, स्पष्टता होनी चाहिए, स्वरूप अच्छा होना चाहिए, भाषा स्वरूप अच्छा होना चाहिए। और इसके बाद और बात करें, कठिन नहीं होना चाहिए, कठिनता नहीं आनी चाहिए। इसके बाद रोचक होना चाहिए, रोचक मजेदार होना चाहिए, ठीक है। समयानुकूल होना चाहिए, समय पर पूरा कर सके ऐसा होना चाहिए, समयानुकूल होना चाहिए। जैसे रीट का सिलेबस है, मुझे नहीं लगता कि रीट का सिलेबस इतना बड़ा है कि 3 महीने में नहीं हो सकता, आराम से हो सकता है, तो आपको मजा आता है। 3 महीने काफी ज्यादा होते हैं रीट के सिलेक्शन निकालने के लिए, इतना छोटा सिलेबस है, आपके अकॉर्डिंग सिलेबस है, ऐसी जानकारी उसमें दी हुई है कि आप कर सकते हो, एक बुक ला सकते हो, उससे पढ़ सकते हो, सारी जानकारी उससे उपलब्ध करवा सकते हो। तो समय अनुकूल होना चाहिए, यानी कि समय के अनुसार होना चाहिए। अब आप मान लो एग्जाम 2 महीने बाद एग्जाम है और आप एनटीपीसी की तैयारी अब 2 महीने पहले कर रहे हो, तो आपका सिलेबस ही नहीं है वो 2 महीने जैसा, तो उसके लिए मतलब कम से कम भी 6 महीने के लिए आपको तैयारी करना, पढ़ाई करना, ऐसे तो हर कंपटीशन के लिए साल 2-2 साल लग जाते हैं, 3-3 साल लग जाते हैं। तो समय अनुकूल होना चाहिए, ठीक है। व्यवहारिकता होनी चाहिए उसमें, ठीक है। बहुत सारे कारण होते हैं, स्वरूप, भाषा, कठिनता, उसके बाद भाषा शैली आ गई, भाषा शैली आ गई, तो ये बहुत सारे कारण होते हैं, विषय वस्तु संबंधी कारण, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सभी को, और भी कारण हो सकते हैं बहुत सारे, आप बताइए। सोच रहे, सोचो सोचो एक बार, सोचो देखिए और क्या कारण आ सकते हैं, सोचो एक बार। स्वरूप अच्छा होना चाहिए, भाषा, कठिनता, रोचक, समयानुकूल, व्यवहारिकता, और क्या होना चाहिए, सोचिए जरा सोचिए, एक दो और रह गए। बताइए और क्या होना चाहिए। स्वरूप, भाषा, कठिनता, एक और याद है क्या, ठीक है, क्या नाम है उसका, गुणवत्ता, गुणवत्ता होनी चाहिए उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत सारी आप खुद भी लिख सकते हो, खुद भी सोच सकते हो। उसका स्वरूप कैसा है सिलेबस का, उसकी भाषा कैसी है, उसकी लैंग्वेज कैसी, शैली कैसी है, कठिनता, रोचकता, समय अनुकूल होना चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए, और एक अच्छा होना चाहिए। बस ये सारी चीजें हैं जो विषय वस्तु से आपको अधिगम में पठार ला देती, ये बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। अब अधिगम में पठार इनके कारण होता है, तो आप ऐसा ध्यान रखना, स्वरूप अच्छा नहीं होता, भाषा शैली अच्छी नहीं होती, कठिनाइता बहुत ज्यादा होती है, रोचकता नहीं होती, समय अनुकूल नहीं हो पाता, व्यवहारिकता अच्छा नहीं होता, गुणवत्ता नहीं पाई जाती, इसलिए अधिगम में क्या आ जाता है, पठारा जाता है। अगर गुणवत्ता अच्छी होगी, व्यवहारिकता अच्छा होगा, समय अनुकूल होगा, रोचक होगा, कठिनता होगी, भाषा अच्छी होगी, स्वरूप अच्छा होगा, तो अधिगम में पठार नहीं आएगा। ये तो चीज समझते हो ना आप, ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर कर लोगे ना, ठीक है। एक दो चीजें और बताऊंगा फिर क्लास खत्म होगी। फोर्थ नंबर पे बात कर लेते हैं, शिक्षण प्रक्रिया संबंधी कारण। शिक्षण प्रक्रिया संबंधी कारण, ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया संबंधी कारण यानी कि क्या कारण होते हैं, शिक्षण विधियां प्रयोग करना चाहिए, बहुत सारे नहीं करते, तो अधिगम में क्या आ जाता है, पटारा जाता है। शिक्षण विधि कारण होता है इसका। शिक्षण सूत्र कारण होता है, शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए, नहीं करते, तो अधिगम में क्या आ जाता है, शिक्षण विधि, विधियों का प्रयोग करना चाहिए, विधियों से पढ़ाना चाहिए। शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए, नहीं पढ़ाते, तो फिर अधिगम में क्या आ जाता है, पटारा जाता है। शिक्षण सूत्र हो गए, विधि हो गए, शिक्षण सिद्धांत हो गए, शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए, नहीं करते, तो अधिगम में पटारा जाता है, ठीक है। शिक्षण सिद्धांत हो जाते हैं। समय सारणी अच्छी होनी चाहिए, समय सारणी, बीच बीच में आराम विराम भी देना चाहिए, ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया बीच बीच में विराम भी देना चाहिए। और बात करें, अनुशासन होना चाहिए, अनुशासन से पढ़ाना चाहिए,
अनुशासन नहीं होता तो भी अधिगम में क्या आ जाता है, पटार आ जाता है। ठीक है, अनुशासन। और बात करें, उनको डांटना कैसा होना चाहिए, पुनर्बलन। पुनर्बलन भी देना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सकारात्मक वाला। भाई नकारात्मक पुनर्बलन से तो कैसे सिखाया जा सकता है, नकारात्मक पुनर्बलन से कहाँ सिखाया जाता है, दोनों होना चाहिए, नकारात्मक भी होना चाहिए सकारात्मक, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर क्या करना चाहिए, सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए, उससे बालक क्या ज्यादा सीखता है। ठीक है, समय सारणी तैयार होना चाहिए, शिक्षण विधि, शिक्षण सूत्र, शिक्षण सिद्धांत, समय सारणी, विराम, अनुशासन, पुनर्बलन, ये बहुत सारे कारण होते हैं जो शिक्षण प्रक्रिया संबंधी कारण होते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, इनके कारण क्या जाता है, अधिगम में पटार हो जाए। अच्छे से करोगे इनको तो अधिगम में क्या नहीं आएगा, पटार नहीं आएगा। ठीक है, एक और रह गया, उसको भी बात कर लेते हैं, फिर क्लास खत्म करेंगे अपन। लास्ट है, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा प्रभाव वहीं से पड़ता है, क्या है, देखो, वातावरण संबंधी कारण। पांचवा, वातावरण संबंधी कारण। वातावरण संबंधी कारण वही, परिवार का वातावरण कैसा है, परिवार का वातावरण, घर का वातावरण, सर्दी भी बहुत सारे रीजन होते हैं, अपन बोलते हैं कि सर्दी के कारण नहीं सीख पा रहा, गर्मी के कारण पढ़ाई नहीं हो पाती, गर्मी ज्यादा लगती है, रोक देते हैं बीच में, पढ़ाई नहीं कर पाते। वातावरण, मित्रों का व्यवहार, ठीक है, मित्रों का व्यवहार ये हो गया। और बहुत सारे बार अपन बहुत सारे अधिगम स्कूल जाते हैं, बरसात भी अपना कारण बन जाता है, बरसात। ठीक है, परिवार का वातावरण, परिवार का वातावरण अच्छा नहीं है तो अधिगम में पढ़ना जाएगा, घर का वातावरण अच्छा नहीं है तो अधिगम में पढ़ना जाएगा। सर्दी भी बहुत बार सर्दी ज्यादा होती है तो अपन स्कूल छोड़ देते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते, ट्यूशन नहीं भेजते, 7 दिन की 10 दिन की छुट्टियां ज्यादा लग जाती है और छुट्टियों में अपन खेलना शुरू कर देते हैं, पढ़ाई छूट जाती है, तो अधिगम में क्या आ गया, पठार आ गया। गर्मी, मित्रों का व्यवहार अच्छा नहीं है, मित्रों के साथ ऐसे मित्र बना लेते हैं जिनका पढ़ाई लिखाई से, सीखने से लेने देना ही नहीं है, दूर दूर तक लेना देना, बस मोबाइल 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 मोबाइल। बरसात भी बहुत बार कारण होती है। ठीक है, ये कुछ कारण होते हैं जो अधिगम में पटार डाल देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक और चीज, यहीं पर मैं बता देता हूं कि अधिगम में निवारण क्या है, इसका निराकरण क्या है, अधिगम का पटार का निराकरण। निराकरण तो सिंपल सी भाषा है, निराकरण का क्या है, अभिप्रेरित करते रहना चाहिए, अभिप्रेरित करते रहना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए। इसके बाद अभिप्रेरित हो गया, तो निराकरण कैसे करेंगे, उसको खत्म कैसे करेंगे, पटार को खत्म कैसे करेंगे। ठीक है, उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए उसके लिए, यानी कि जो भी वो सीख रहा है उसके लिए उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग के माध्यम से। ठीक है, अभिप्रेरित, उत्तम प्रयोग, और उसको प्रेरित करते रहना चाहिए, बहुत सारा एक कारण हो गया, प्रेरित कर दो, मोटिवेट करते रहना चाहिए, उसकी जो भी इच्छा है, जिस कारण से उसका अधिगम रुका हुआ है, वो इच्छा पूरी होनी चाहिए, डिस्कस करते रहना चाहिए, बीच बीच में डिसिप्लिन भी बनाना चाहिए उसका, कि वो कहीं बाहर से बिगड़े नहीं, मित्र आने नहीं चाहिए, मतलब ऐसी बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट होनी चाहिए ताकि वो निराकरण किया जा सकता और अधिगम का जो पटार है वो रोका जा सके। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने टॉपिक पढ़ा है अधिगम का पटार, सिंपल सा टॉपिक था, इजीली पढ़ा दिया है मैंने, इतना नहीं बताना था फिर भी मैंने आपको बताया है, आपको जानकारी संपूर्ण देना मेरा उद्देश्य है, मैंने दी है, नहीं तो कोई इतना नहीं पढ़ाता, इतना डीप नहीं जाता है, फिर भी मैंने एक क्लास रख दी है आपके लिए। नेक्स्ट क्लास में अपन क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ से दोनों क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।